मान लो 2024 में आप नहीं सफल हुए, 2 नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया। असफलता का मतलब अंत नहीं है। जिंदगी में बहुत जंग लड़नी होती है, कोई हारोगे, कोई जीतोगे, बस कभी उम्मीद नहीं छोड़नी। फेल होकर दुख सिर्फ इसलिए होता है कि काश हमने और कोशिश की होती तो सिलेक्शन हो जाता। कोशिश करके हारने का गम कभी नहीं होता। देखो, किसी को भी पढ़ना अच्छा नहीं, हर कोई चाहता है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है। यहाँ सिर्फ उसी को मिलता है जो खुद के लिए लड़ता है। और मैं ये जानता हूं कि जब रिजल्ट की पीडीएफ में नाम नहीं आता ना, तो मन टूटता है। जब दोस्त सेलेक्ट हो जाते हैं तो अंदर एक बेचैनी सी होती है। जब रिश्तेदार सवाल करने लगते हैं तो आंखें झुक जाती हैं। जब बार बार असफलता मिलती है तो खुद से भी भरोसा उठने लगता है कि क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा, क्या मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। जब भी हिम्मत टूटे, याद करो कि तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा। अभी सब तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। दोस्त भी देखना चाहते हैं कि तुम फेल हो जाओ। रिश्तेदार भी यही सोच रहे हैं कि तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब सवाल यह है कि तुम या तो उनकी बातें सच होने दो या फिर अपने हौसलों से सब हासिल कर लो। जब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कहां से शुरू करें, सबसे पहली दिक्कत यही होती है कि शुरू कहां से करें। तमाम तरीके की कंफ्यूजन, कौन सा सब्जेक्ट्स पहले पढ़ें। कई बार सिलेबस इतना बड़ा लगता है कि समझ ही नहीं आता कि पहले क्या पढ़ें और बाद में कैसे खत्म करेंगे इसको। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए मैं ये स्ट्रेटेजी का एक वीडियो आपके लिए लाया हूं। क्योंकि प्लानिंग तब तक नहीं होगी, क्योंकि प्लानिंग बेसिकली जीपीएस है, और जीपीएस तभी लगा पाओगे जब ये पता हो कि जाना कहां है। अब से 5-6 महीने तुम्हारे पास है और वैकेंसी भी ठीक ठीक आने की उम्मीद है। एग्जाम भी एसएससी सही टाइम पर करा रही है, आप लगातार देख रहे हो। मान लो 2024 में आप नहीं सफल हुए, 2 नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया। असफलता का मतलब अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। जिंदगी में बहुत जंग लड़नी होती है, कोई हारोगे, कोई जीतोगे, बस कभी उम्मीद नहीं छोड़नी। क्योंकि अगर दिल हार गए तो सब हार गए। फेल होकर दुख सिर्फ इसलिए होता है कि काश हमने और कोशिश की होती तो सिलेक्शन हो जाता। कोशिश करके हारने का गम कभी नहीं होता। सोच लीजिए, अब की बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन रात झोंक देंगे। इस बार इस हद तक पढ़ाई करनी है कि फेल भी हुए तो अफसोस नहीं होगा कि अपना 100% झोंक दिया है हमने। तो हर बार हजारों लोग तो नौकरियां ले ही रहे, आपको क्यों नहीं मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि आप उतना गरीब हो दिमाग से, बस आपको सही दिशा देने की जरूरत है। देखो, किसी को भी पढ़ना अच्छा नहीं, हर कोई चाहता है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है। यहाँ सिर्फ उसी को मिलता है जो खुद के लिए लड़ता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? सोचो, 2 वक्त की रोटी कहां से आएगी? घर वालों का सहारा कौन बनेगा? जब जिम्मेदारियां आएंगी तब क्या करोगे? शादी तो सबका सपना होता है, लेकिन बिना नौकरी के कोई आपको अपनी बेटी क्यों देगा? ये सोचो कि अगर आज मेहनत नहीं की तो कल ऐसे हालात हो जाएंगे जो मजबूर कर देंगे तुम्हें मजदूरी तक करने। और ये जो तुम्हारी मेहनत है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सपनों, तुम्हारे आत्मसम्मान, सबके लिए है। तो फैसला आज तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि आज अगर मेहनत करोगे या फिर कल पछताना है तुम्हें। क्योंकि अगर इस साल भी नौकरी नहीं मिली तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। और आप चाहते हैं कि तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएं, आप चाहते हैं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाए, आप चाहते हैं कि तुम्हारे घर वालों की उम्मीद टूटे। मैंने खुद सरकारी नौकरी की तैयारी की है और सरकारी नौकरी ली भी है 5 बार। और मैं ये जानता हूं कि जब रिजल्ट की पीडीएफ में नाम नहीं आता ना, तो मन टूटता है। जब दोस्त सेलेक्ट हो जाते हैं तो अंदर एक बेचैनी सी होती है। जब रिश्तेदार सवाल करने लगते हैं तो आंखें झुक जाती हैं। जब बार बार असफलता मिलती है तो खुद से भी भरोसा उठने लगता है कि क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा, क्या मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। एक बात दिमाग में बिठा लो कि ये करो या मरो वाली स्थिति है। तुम्हें क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, लेजीनेस या दोस्तों के साथ टाइम पास, तो अभी वक्त है कि इनकी ऐसी तैसी कर दो। जब भी मन भटके तो माँ बाप के त्याग को याद करो, उन्होंने कितना त्याग किया है तुम्हारे लिए। जब भी हिम्मत टूटे, याद करो कि तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा। अभी सब तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। दोस्त भी देखना चाहते हैं कि तुम फेल हो जाओ। रिश्तेदार भी यही सोच रहे हैं कि तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब सवाल यह है कि तुम या तो उनकी बातें सच होने दो या फिर अपने हौसलों से सब हासिल कर लो। या तो मेहनत कर लो या अपने सपने को अधूरा छोड़ दो और बहाने बनाते रहो, फिर बाकी जिंदगी भर पछताना। अपने और अपनों से किए गए वादे पूरे करने हैं तो इस बार नौकरी हर हाल में चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा कि अगली बार देखेंगे, इस बार नहीं हुआ तो। जो करना है इस बार ही करना है। ये सोच लो कि पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तैयारी करने निकले हैं, सिलेक्शन लेने निकले हैं, नौकरी पाने निकले हैं, तो
पाकर ही मुड़कर देखना है। याद करो कि जब सिलेक्शन होगा तो माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू होंगे। जब पहली सैलरी आएगी तो सबके लिए गिफ्ट लेके आओगे, सबके चेहरे की मुस्कान याद करो। जब सरकारी पहचान मिलेगी तो हर कोई तुम्हें समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे। और नहीं कि इस बार भी मेहनत, तो फिर वही बेरोजगारी, वही ताने, अगली बार कर लेंगे यही बहाना, फिर वही रिश्तेदार की बातें, अरे बेटा क्या कर रहे हो आजकल, क्या जवाब दो। और फिर से दोबारा बैचों की फीस, वही नए नोट्स, नई किताबें, वही संघर्ष। अगर नहीं हुआ इस बार भी सिलेक्शन तो मौका भी अगर हाथ से निकल गया तो समझो जिंदगी अफसोस के साथ बीतेगी। बाद में यही सोचते रह जाओगे कि काश उस वक्त और मेहनत कर ली होती, काश डिस्ट्रैक्शन से दूर रह लिया होता, काश उस वक्त 100% झोंक दिया होता, काश मैं आज यूट्यूब की कंट्रोवर्सी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता तो आज मेरी भी नौकरी होती। एक बार सोच कर देखो, जब घर वालों के चेहरे पर चिंता होगी, रिश्तेदार ताने देंगे, दोस्त आगे निकल जाएंगे, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए क्या बचेगा? अगर कुछ भी पाना है तो खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो यही कहेगी इससे नहीं होगा। लोग आपकी सफलता में ताली बजाने आ सकते हैं, बट आपके संघर्ष में साथ देने, मनोबल बढ़ाने कोई नहीं आएगा। आज के दौर में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। कुछ भी पाया जा सकता है। हर सपने की एक कीमत है, और वो कीमत है मेहनत, धैर्य और संघर्ष। आज के समय में नौकरी मिलना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत चैलेंजेस है, लेकिन अगर मन में ठान लिया जाए कि अब नौकरी लेकर ही दम लूंगा तो फिर कोई नहीं रोक सकता। नौकरी मिलेगी मिलेगी हर हाल। मैं मानता हूं कि सपना बड़ा है, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जब घर में बेरोजगारी की मार पड़ती है, जब दोस्तों के पास नौकरी होती है और आप फॉर्म भरने के लिए भी पैसा उधार ले रहे होते हो, तब समझ में आता है कि मेहनत क्यों जरूरी है। अगर आप अभी भी बिना टाइम टेबल के पढ़ाई कर रहे हो, बिना किसी स्ट्रेटेजी की पढ़ाई कर रहे हो, तो शायद आप एक और साल खराब कर लोगे। लिख के ले लो मुझसे। आज जैसी कट ऑफ जा रही है और प्री और मेंस दोनों में ही मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सब आ रही है, वहाँ पढ़ाई के तौर तरीके बहुत मायने रखते हैं। मैथ्स पढ़ाने के भी मायने हैं। मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं बच्चों को उतना ही मैथ्स पढ़ाऊं, कि वो भी कम से कम वक्त में, जिससे कि वो बाकी के सब्जेक्ट्स को भी सही वक्त दे सकें। और हम इसी चीज़ को सोचते हुए हर मंथ ये संकल्प बैच लेकर आते हैं, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट इस तरह पढ़ाए जाते हैं कि आप डिसिप्लिन में बने रहें, आपको टाइम मैनेज करना हम सिखाएं, आपको हर दिन का हम एक लक्ष्य दें, ताकि आप 5 से 6 महीने की पूरी तैयारी में नौकरी लेने लायक बन सकें। आज आप मैथ्स कर लेते हैं, बट एग्जाम में 15 मिनट में 25 सवाल करना आपके लिए आज भी चैलेंज है। सोचिए 153 नंबर कट ऑफ जा रही है, अगर आप एक भी सवाल गलत कर रहे हैं तो ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि कितने सवाल तो आप ऑप्शन से करना सीख जाएंगे, कितने सवाल आप आधा करेंगे और उत्तर आपके कदमों में होगा। ये चीज आपको हर क्लास में सीखने को मिलेगी, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होगे। जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीट प्रैक्टिस, जितने भी इंपॉर्टेंट PYQS हैं, जितने भी मोस्ट रिपीटेटिंग क्वेश्चन है, उसके बाद अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम मेहनत तो करें, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हर साल लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सेलेक्ट होने वालों की संख्या हजारों में ही क्यों रहती है? सोचा है कभी आपने? फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन। तो वो आपको इस बैच के अंदर भी हम सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है। वो सारी जिम्मेदारी हमारी है, अगर आप एकदम नए हैं और तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी भी बहुत समय है, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये एग्जैक्ट टाइम है 2025 CGL क्रैक करने का। असली तैयारी वही है जो समय रहते शुरू कर दी जाए, वरना पेपर के 2 महीने बचेंगे और आप कहेंगे 1 महीना और मिल जाता तो मजा आ जाता। मैं बच्चों को टाइम टेबल भी देता हूँ। मैं बताता हूँ कि आप सुबह 6 से 9 बजे तक GS पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि सुबह के 3 घंटे सबसे कीमती होते हैं। दिमाग एकदम फ्रेश होता है। GS और करंट अफेयर इसी समय निपटा लो, चाहे आपको स्टैटिक GK पढ़नी है या फिर MCQs की प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो याद भी रहती हैं चीजें। 1 से 3 बजे तक इंग्लिश में वोकैब और ग्रामर के लिए रख लो। SSC की इंग्लिश उतनी टफ होती नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी ट्रिकी होती है। जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं तो वो सबसे ज्यादा नंबर यहीं खो देते हैं। पता चल रहा है 2 सवाल गलत हो गए, 3 सवाल गलत हो गए। आजकल जैसे सवाल SSC इंग्लिश में पूछ रही है, मैं ही मानता हूँ कि आपको इंग्लिश में भी 100% मार्क्स का टारगेट ले लेना चाहिए। इस तरीके से इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश में भी मैथ्स की तरह प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, और हमारा हर टीचर जो आपको इंग्लिश पढ़ाएगा वो इस चीज का बहुत ध्यान रखेगा कि आपको ग्रामर के साथ साथ कितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करा सकते हैं हम बैच के अंदर। रीजनिंग कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग 3 महीने का सब्जेक्ट है। अगर आप रोज 4 से 6 2 घंटे भी 3 महीने तक पढ़ते हो तो रीजनिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं। रीजनिंग ही ऐसा है जिसमें मार्क्स बनते हैं, लेकिन तब जब आपने सब कुछ ठीक तरीके से पढ़ रखा है, हर शॉर्टकट पे फोकस कर रखा है। नहीं तो लोग रीजनिंग में 3-3 4-4 सवाल छोड़ाते हैं, गलत कराते हैं। शाम को 7 से 9 फिर से मैथ्स उठा लो, मॉक टेस्ट उठा लो, सुबह जो पढ़ा है उसे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सब भूल जाओगे। हर दिन तुम्हें स्पीड पे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, तभी आप पेपर के अंदर भी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन रख पाओगे। फिर जब मन हुआ रात को 10 बजे फिर किताब उठा ली, वो कैब का रिवीजन कर लिया, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। और जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी के दौरान एक सबसे बड़ी चीज होती है जिसपे आज का युवा एकदम ध्यान नहीं दे रहा है, वो है हेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो तैयारी हो ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल। सोचो अगर आपका शरीर थका रहेगा तो दिमाग कैसे चलेगा? अगर दिन भर सोचती रहेगी तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? अगर आप बीमार पड़ गए तो जो समय पढ़ाई में देना था वो तो आराम करने में ही चला जाएगा।
तो तैयारी में सेहत और मेंटल पीस दोनों ही बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे वो मेंटल हेल्थ है। मैं यहाँ पे भी कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ, 5 आदतें जो आपकी हेल्थ और पढ़ाई दोनों को मजबूत बनाएंगी। पहली जिसमें है कि आज हम अच्छी नींद नहीं लेते, तो 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। कम सोने से दिमाग कमजोर होता है, ध्यान भटकता है, मन में विचार बहुत आते हैं, वही चीज बाद में एंजाइटी बन जाती है। हेल्थी खाना खाना है, जंक फूड खाने से बचना है, वरना पूरे दिन आलस आएगा, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, कभी पेट खराब कभी पेट दर्द, इन सब चीजों से जूझते रहो। हर दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज या वॉक करनी है, जिससे कि आपका शरीर एक्टिव रहे और दिमाग भी तेज चलेगा। हर 1-2 घंटे में पानी पीना है, डिहाइड्रेशन से भी एनर्जी कम होती है। मेडिटेशन करना ही करना है आज के युग में जहां इतना डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में फोकस रहे तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक चीज है, मैं आपको गणित पढ़ा के बता देता हूं थोड़ा सा। आप देखेंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स भी साझा करूंगा कि मैं क्लास के अंदर किस तरीके से सवालों को खत्म करता हूं। वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इसके अंदर। फिर इंग्लिश का टीचर किस तरीके से अपने बैच के अंदर पढ़ाएगा वो आपको पता चलेगा। जीएस का टीचर किस तरीके से अपने बैचेज में पढ़ाएगा वो आप देखेंगे। ये सब कुछ जिससे कि आपको पता लग पाए कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इस संकल्प बैच से हम आपके संकल्प को कितना दृढ़ बनाएंगे कि आपका ये नौकरी तक का सफर आपको आसान लगने लगे। तो एक झलक देखिए इस चीज की। एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो ये समझना पड़ेगा कि हर सवाल को पेपर के अंदर किया नहीं जा सकता। हमारा दिमाग की प्रेजेंस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि हम सवाल देखें और कम से कम 8-10 सवालों का उत्तर तो ऐसे ही मार सकें। एक खूबसूरत सा सवाल आप सबके सामने है कि 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। मैं यहीं से समझ गया कि अगर कोई संख्या 33 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि वो 3 से विभाज्य है और वो 11 से विभाज्य है। ठीक है भाई, आपने कहा कि अगर मैंने इसमें 21 जोड़ दिया तो जो मैंने जोड़ा है वो भी 3 से विभाज्य है और 7 से विभाज्य है। तो मुझे ये पता है कि एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य थी, मैंने उसमें एक ऐसी संख्या जोड़ दी जो 3 से विभाज्य है, तो फिर जो संख्या बनेगी वो भी 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी? आपने कहा होगा, और डी इस सवाल का उत्तर है। ऐसे सवाल आपने पहले भी देखे होंगे, मैंने कराए और लगातार ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आपकी निगाह एक बार ऑप्शंस पे जानी चाहिए कि अगर ऑप्शन में 3 है मतलब 33 वाली संख्या जो 33 से कटेगी 3 से कटेगी, 21 वाली संख्या 3 से कटेगी, तो सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ऑब्सिक्योर? ऑब्सिक्योर का सिनोनिम क्या होगा मेरे भाई? अगर ऑब्सिक्योर का मैं एविडेंट बोलूं तो एविडेंस तो दिखाना होता है, नहीं होगा, ये तो एंटोनिम हुआ। सर अगर ऑब्सिक्योर का क्लियर साफ साफ है, वो तो ऑब्सिक्योर का तो हिडन था, धुंधला था। अगर मैं एक्सप्लिसिट कर रहा हूं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर आपने हमें कहा था अगर आप एक्सप्लिसिट कर रहे हो तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बेटा एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये भी एंटोनिम हुआ। तो सर हमें तो बताना उसका सिनोनिम है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाल खेल गया, मैंने यहां पर मेरे भाई सी ऑप्शन लूंगा। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी मैं कुछ सिनोनिम पूछूंगा तो मैं एंटोनिम भी देता हूं ताकि रिवीजन भी हो और पेपर में इसी सोच पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई कहता है कौन सा क्लॉजेस सिनोनिम है एक्सजर्बेट करना? एक्सजर्बेट करने का टाइम आप इतना ही टाइम मिलेगा पेपर में। एक्सजर्बेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ज्यादा बदतर बनाना। तो भैया बदतर बनाना या एलिविएट करना तो सहायता करना है, एंटोनिम। ठीक है, मिटिगेट करना तो कम करना है नेगेटिविटी को, एंटोनिम। रिलीव करना तो एंटोनिम। मेरे भाई इसका तो वर्सन बन गया, और ज्यादा आप चीजों को बिगाड़ रहे हो मेरे भाई, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भैया अलूफ, मैंने मजाक में कहा था आप गए हैं रिश्तेदारी में, अलूफ महसूस कर रहे हैं, अकेले अकेला, तो अब बात करना ज्यादा आपको पसंद है नहीं। तो मेरे भाई अगर मैं देखूं फ्रेंडली तो ये इसका एंटोनिम हो गया। अगर मैं देखता हूं सोशिएबल तो ये इनका एंटोनिम हो गया। कोर्डियल, अगर मैं दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता हूं तो ये इसका एंटोनिम हो गया। इसका मतलब जो इसका सिनोनिम बना मेरे दोस्त वो बन गया रिजर्व रहना, अकेला एकांत में रहना। ये किसी भी टॉपिक को पढ़ा जाता है हिस्ट्री में 5 तरीके से। 5 क्या होते हैं? सबसे पहले तो वो टॉपिक क्या है। मैंने 1857 की क्रांति लिख दी, पता है क्रांति है। अगर मैं यहां पर लिख देता मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो क्या समझ में आता वो क्या है? समझ रहे हो ना? मैं लिख लेता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या समझ में आता वो क्या है? तो सबसे पहली बात तो टॉपिक क्या है, वो क्रांति है, वो रिवोल्ट है, वो कोई कानून आया है, क्या है, वो मिशन है, क्या है। दूसरी चीज क्या है और कब हुआ। दूसरी चीज आती है वो चीज क्यों हुई, क्या हुई, मतलब क्रांति है क्या है, कब हुई। दूसरी चीज आती है वो क्यों, 1857 की क्रांति के कारण क्या हो क्यों रही है। तीसरी चीज आती है कि वो कैसे हो रही है। चौथी चीज आता है उसका रिजल्ट, और पांचवी चीज आता है उसका इंपैक्ट।
अगर आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक को मेरे कहने से जो टॉपिक आप चाहो वो पढ़ करके देख लीजिए, बस उस टॉपिक को इन 5 सेक्शंस में डिवाइड कर देना, क्या, क्यों, कैसे, रिजल्ट और इंपैक्ट। आपको वो जीएस का टॉपिक बेहतर बनता जाएगा कि सर इस हिसाब से हम सिलेबस पढ़ने लग गए तो क्या हमारा एसएससी के लिए सिलेबस खत्म होगा। मैं आ रहा हूं उस चीज पर, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मैं बता रहा था कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उस सब्जेक्ट को दिलचस्प बनाना पड़ता है, उस सब्जेक्ट में भैया इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट जग जाएगा तो भैया आप उस सब्जेक्ट में मन लगने लगेगा, और जहां मन लगने लगता है उस काम को, तो आप देख लो, रील देखने के लिए देख लो, आपका रील देखने में मन लगता है, सोचते हो 10 मिनट देखूंगा, लेकिन 10 मिनट में कब जीरो लग जाती है, 10 मिनट का 1.5 घंटा कब बनता है पता चलता है, नहीं चलता है। तो उसके लिए जरूरी है कि दिलचस्प और इंटरेस्ट आपको उन चीजों में आए। सबसे पहली बात तो ये होती है। अब बात आती है कि सर ठीक है, इंटरेस्ट भी हमने जागृत कर लिया, चीजें हमें जब टीचर ने समझाई उस समय हमें समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं तो सर तब हमें याद नहीं रहता, उसकी क्या कहानी है। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं फटाफट से, एक काम कर दो मेरे कहने से, एक काम करोगे, बस एक काम कर दो मेरे कहने से, फटाफट से अपनी नोज पे उंगली रखो, जल्दी अपनी नोज पे उंगली रखो, जल्दी से कि एक कक्षा में सभी 20 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा राइट छोर से 10वें स्थान पर है, जबकि नलिन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। नेहा और नलिन के बीच कितने लोग खड़े हैं? ठीक है भाई, ये कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लाया हूं बनाकर कि बाई चांस अगर वो दिमाग लगाने लगा थोड़ा बहुत एग्जामिनर, तो ये और पूछ सकता है भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाक से आंसर, स्पीड से एक बार थोड़ा सा शेयर और करोगे क्या? और लाइक वाइक भी कर दो जल्दी से भैया, लाइक वाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सर आज षष्ठ नजर आ रहा है, मतलब मैं समझा नहीं। आइए देखो भैया, ध्यान से देखो, आराम से, मैं आराम से इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझाता हूं। टोटल कितने आने चाहिए? 20 आने चाहिए, टोटल आने चाहिए 20। अभी बिना डायग्राम से भी बताऊंगा, पहले डायग्राम से समझ लो कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूं रटने की जरूरत नहीं है चीजों की। अब ये टाइम ये नहीं रहा कि सर ट्रिक जो बता रहे थे वो रटू नहीं, अब डायग्राम से बना लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में। ठीक है, बाकी मैंने क्लास में आपको सब अच्छे से समझाया है। आओ यहां पर, एक क्लास में टोटल बंदे हैं कितने? 20। तो इस पंक्ति में टोटल रहने हैं 20। यस सर, आपसे कहा गया है कि नेहा राइट ओर से 10 पर है। राइट की ओर से, राइट इधर लेफ्ट इधर, राइट की ओर से देखोगे तो नेहा 10 पर आएगी। नेहा बहन जी जो है वो 10 पर है, और नेहा से आगे कितने बचे होंगे? 10 ही बचे होंगे। क्यों? क्योंकि सर टोटल है 20, यहां से नेहा तक 10, नेहा से आगे और 10, तो टोटल हो गए पंक्ति में 20। यस सर, नलिन बाएं छोर से 12 पर है, नलिन जो है ना वो लेफ्ट की ओर से 12 पर है, तो सर यहां से यहां तक हो गए 10, एक ये हो गया 11वां, और 12वां यहां पर कौन हो गया? नलिन हो गया। नलिन यहां आ गया, इधर से लेफ्ट से 12 पर। अब आपसे पूछा है नेहा और नलिन के बीच कितने लोग हैं, तो नेहा और नलिन के बीच में कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब जीरो। ऑप्शन बी 0 है सर। ये एक कौन लिख रहा है? एक कौन? 2 भी लिख रहे हैं कुछ तो। चलो ट्रिक बताऊं, इसकी ट्रिक क्या है? देखो, एक बंदे की पोजीशन लेफ्ट से दी जाए, दूसरे बंदे की पोजीशन राइट से दी जाए, और टोटल दिया जाए, और बीच वाले बंदे आपसे पूछें, तो पहले आप लेफ्ट और राइट वाले पोजीशन को जोड़ लो। कितना आ गया? 10 प्लस 12 आ गया। कितना हो गया? 22 हो गया। टोटल कितने थे? 20 थे। अगर लेफ्ट और राइट जोड़ने पर आपके टोटल से ज्यादा आ रहा हो, तो यहां ट्रिक निकलती है बीच वाले व्यक्ति निकालने की। क्या? लेफ्ट प्लस राइट में से घटा दो। क्या घटा दो? टोटल वाली संख्या को 2 बढ़ाकर। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया? 22, और 22 में से घटा दो सर टोटल को 2 बढ़ाकर, तो 20 और 2 22 ही, घटा दो 0 आ गए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये आपने तब बताया जब लेफ्ट प्लस राइट मिलकर ज्यादा हो जाए टोटल से, तो आपने बिटवीन निकालने का यह तरीका बता दिया। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट मिलकर टोटल से कम रह जाए तो क्या करना है? तो बिटवीन निकालने का तरीका यह है कि फिर तो सीधे सीधे टोटल में से घटा दो लेफ्ट प्लस राइट। समझे बात को?
क्लियर हुई बात? याद आ गया सारा कॉन्सेप्ट? बाकी अगर आप नए हैं और ट्रिक्स नहीं जानते तो भैया डायग्राम बनाने में भी कोई बेइज्जती नहीं है, ठीक है? कुछ तो ऐसे बोल देते हैं डायग्राम बनाना मतलब नाक कटवा लेना है अपनी, नहीं भाई, ठीक है? क्वेश्चन करना है असली कॉन्सेप्ट हमारा।